नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल कविता को समझने जा रहे हैं, जयंत महापात्रा की द एशेज ऑफ पुरी। ये एक ऐसी पोएम है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, और हम इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स इसे पढ़ रहे हैं उनके लिए चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए सीधे कविता की इन पहली दो लाइनों से ही शुरू करते हैं। सोचिए, इन्हें पढ़ते ही कैसा महसूस होता है। एक तरफ तो एंडलेस क्रो नॉइजेस, मतलब कौओं का शोर जो कभी खत्म नहीं होता, और दूसरी तरफ अ स्कल इन द होली सैंड्स, पवित्र जमीन पर एक खोपड़ी। ये इमेज पूरी जैसे पवित्र शहर की जो हमारे दिमाग में छवि है उसकी बिल्कुल उल्टी है। एक अजीब सा अनसेटलिंग सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। अब इस कविता की गहराई में जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके कवि यानी पोएट कौन थे। चलिए पहले थोड़ा जयंत महापात्र के बारे में जानते हैं। उनकी सोच को समझना इस पोएम को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। तो जयंत महापात्र इंडियन इंग्लिश पोएट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहले इंडियन इंग्लिश पोएट थे जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। एक बहुत बड़ा सम्मान है ये। उनकी जो लिखने की स्टाइल थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। वो इमेजेस का यानी बिंब का बहुत इस्तेमाल करते थे, और उनकी पोएम्स में अक्सर एक मेलंकली, एक उदासी का भाव मिलता है। थीम्स की बात करें तो वो अक्सर इंडियन कल्चर, हमारी परंपराएं और सफरिंग यानी पीड़ा के बारे में लिखते थे। और हाँ, उनकी कविताओं की एक सबसे खास बात है सेंस ऑफ प्लेस। वो जिस जगह के बारे में लिखते थे उसे आप महसूस कर सकते हैं, और खासकर उनका होम स्टेट उड़ीसा उनकी कविताओं में बार बार आता है। और जैसा कि हम जानते हैं, पुरी शहर उड़ीसा में ही है। तो जैसा मैंने बताया, इस पोएम की सेटिंग है पुरी, ओडिशा में। अब पुरी शहर को आप कैसे जानते हैं? बिल्कुल, एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल जहां मशहूर जगन्नाथ मंदिर है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। पुरी वो जगह भी है जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। तो एक तरफ पवित्रता है, आस्था है, और दूसरी तरफ मृत्यु है, अंत है। और यही जो दोहरा कैरेक्टर है ना, प्योरिटी और डेथ का मिलन, यही इस कविता का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। आगे आप देखेंगे। चलिए अब वापस आते हैं पोएम की उन पहली दो लाइन्स पर। स्टैंजा 1 को आराम से लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि यही इमेज पूरी पोएम का टोन सेट कर देती है। तो पहली दो लाइन के बाद आगे की लाइन है टिल्स इट्स एम्प्टी कंट्री टुवर्ड्स हंगर। अब ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है वो खोपड़ी अपने खाली देश को भूख की तरफ झुकाती है। ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पोएट उस कल को एक बहुत ही पावरफुल सिंबल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं मेटाफर यानी रूपक। मेटाफर में क्या होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके उसके जैसा ही बता देते हैं ताकि एक गहरा मतलब निकल सके। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो एक सिंबल बन जाती है। किसका? एक ऐसे देश का जो डेसोलेट है, उजड़ा हुआ है, जहाँ गरीबी है, भुखमरी है। तो वो खोपड़ी का खालीपन देश के खालीपन को दिखा रहा है। देखिए, पोएट ने सिर्फ एक खोपड़ी के जरिए उस जगह की गरीबी और निराशा पर कितना बड़ा कमेंट कर दिया। तो पहले स्टैंजा में हमने लैंडस्केप देखा, रेत, खोपड़ी, कौवे। अब पोएट का फोकस शिफ्ट होता है। अब वो जमीन से नजर हटाकर वहां के लोगों को देखता है, और लोगों में भी एक खास ग्रुप पर उसकी नजर जाती है, विधवा महिलाओं पर। लाइन्स हैं वाइट क्लैड विडोड वुमेन पास्ट द सेंटर्स ऑफ देयर लाइव्स आर वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। वाइट क्लैड, सफ़ेद कपड़ों में। हम सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में विधवाओं के लिए सफ़ेद वस्त्र क्या सिग्निफाई करता है। और फिर ये फ्रेज देखिए, पास्ट द सेंटर्स ऑफ देयर लाइव्स। कितना दर्द है इसमें। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन के केंद्र से, अपने सबसे अहम हिस्से से आगे निकल चुकी हैं। जैसे उनकी लाइफ का जो मेन पर्पस था वो अब खत्म हो चुका है, और अब वो बस इंतजार कर रही हैं मंदिर में प्रवेश करने का। यहाँ पर ना पोएम का सबसे बड़ा टेंशन सामने आता है, रियलिटी और बिलीफ के बीच का। एक तरफ है ऑस्टेयर आइज, उन औरतों की कठोर आंखें जिसमें जिंदगी की सच्चाई दिखती है, और दूसरी तरफ है शाइनिंग स्ट्रैंड्स ऑफ फेथ, आस्था के चमकते धागे। तो पोएट क्या कह रहा है कि फेथ यानी आस्था एक तरफ तो उम्मीद की चमकती किरण है, लेकिन वही फेथ एक नेट, एक जाल की तरह भी है जिसमें वो फंसी हुई हैं। वो मुक्ति का इंतजार कर रही हैं, सल्वेशन चाहती हैं, लेकिन वो उसी आस्था के जाल में कॉट हैं, कैद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक पोएट ने विडोज के ग्रुप को देखा, अब उसका फोकस और ब्रॉड होता है। अब वो एक पूरी भीड़ को देखता है, एक ऐसी भीड़ जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी सिर्फ दुख ही पहचान है। जरा इन इमेजेस को देखिए जो पोएट यूज करता है। रूइंड लेप्रस शेल्स यानी टूटे फूटे कोड़ जैसे शरीर, लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर,
एक दूसरे के सहारे टिके हुए। अ mass of crouched faces, झुके हुए चेहरों की भीड़। और सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट नेम्स। ये सब क्या दिखा रहा है? इसे कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। जब इंसान की अपनी पहचान खत्म हो जाती है और वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। कोई इंडिविजुअल नहीं है, बस एक मैस है, दुख में डूबा हुआ। तो अब तक पोएट एक ऑब्जर्वर था, है ना? एक दूर खड़ा इंसान जो सब कुछ देख रहा है और लिख रहा है। लेकिन अब पोएम में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब सब कुछ बदलने वाला है। पोएम अब बाहरी नहीं बल्कि बहुत बहुत पर्सनल हो जाती है। तो एक सवाल उठता है, इस पूरे मंजर में, इस दुख और मौत के सीन में पोएट खुद कहाँ है? अब तक तो वो सिर्फ देख रहा था। क्या इस सब से उसका भी कोई कनेक्शन है? इस लाइन को महसूस कीजिए। सडनली, अचानक से, और ब्रेक्स आउट ऑफ माई हाइड, जैसे उसकी चमड़ी को फाड़कर कुछ बाहर आ गया हो। क्या? उसकी अपनी पीड़ा, उसका जो इमोशनल डिस्टेंस था, जो अलगाव था, वो इस एक पल में चूर चूर हो जाता है। दर्द अब अंदर नहीं रह पाता, वो एक चिता की आग में बाहर निकल आता है। और यही दोस्तों इस कविता का दिल है। उसका दर्द क्यों बाहर आता है? क्योंकि वो चिता उससे उसकी अपनी बूढ़ी माँ की याद दिलाती है। हर लास्ट विश टू बी क्रीमेटेड हियर। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार यहीं पुरी में हो। तो अब सोचिए, वो जो सॉलिटरी पायर थी, वो जो अकेली अनजान चिता जल रही थी, अब वो अनजान नहीं रही। वो अब उसकी अपनी माँ की मौत से, उसकी आखिरी इच्छा से जुड़ गई है। दर्द अब पब्लिक नहीं, पर्सनल हो गया है। तो इस पूरी कविता से हम क्या समझें? इसका फाइनल टेक अवे क्या है? चलिए इस पूरी इमोशनल जर्नी को आखिर में आकर समराइज करते हैं। ये जो पोम का सफ़र है ना, इसको हम इन 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले एक ब्लीक ऑब्जर्वेशन, कौवे और खोपड़ी का एक निराशाजनक दृश्य। फिर विटनेसिंग फेथ, जहां वो उन विधवाओं को देखता है जो आस्था में बंधी हैं। तीसरा स्टेप है कलेक्टिव सफरिंग, वो बेनाम भीड़ व दुख। और आखिर में पर्सनल कनेक्शन, जब वो अनजान चिता उसकी अपनी माँ की बन जाती है। तो देखा आपने, ये सफ़र एक पब्लिक ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर एक गहरे प्राइवेट पेन पर आके खत्म होता है। तो इस सबका क्रूशल पॉइंट क्या है? ये कि पुरी सिर्फ एक पवित्र शहर, एक आस्था की जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां फेथ, डेथ और सफरिंग, यानी आस्था, मृत्यु और पीड़ा, तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। पोएम हमें कोई सिंपल आंसर नहीं देती, वो बस इस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को, इस जटिल सच्चाई को हमारे सामने लाकर रख देती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे, जिस पर आप जरूर सोचिए, वेयर डज फेथ एंड एंड सफरिंग बिगिन? आस्था की सीमा कहाँ खत्म होती है और पीड़ा की शुरुआत कहाँ से होती है? ये कविता ये सवाल हम सबसे पूछती है। तो उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसी ही और पोएम्स और लिटरेरी वर्क्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।